हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के अंतर्गत हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो और साथ ही साथ हमने लोथल और सुटकांगी डोर जैसे स्थलों के विषय में जाना कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन पद्धति कैसे थी, इस विषय विस्तार से जाना। आज हम जानते हैं आगे राखीगढ़ी के विषय में। जानते हैं राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल है जो हरियाणा के हिसार ज़िले में है और वहाँ से आपको अन्नागार मिला है, रक्षा प्राचीर। अन्नागार मतलब बफर स्टॉक, जहाँ पर अनाज को दीर्घकाल के लिए सुरक्षित रखा जाए रख के। जैसे कि एक ऐसा गोदाम होता है वहाँ पर, जैसे कि सारे अनुकूल एटमॉस्फेयर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि मतलब कि है अनाज को शुद्ध हवा मिल सके, अनाज को चूहे से बचाया जा सके, अनाज में कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं उनसे बचाया जा सके और अनाज को फफूंद से बचाया जा सके। इन सब के लिए अन्नागार की व्यवस्था मिलती है। और रक्षा प्राचीर था। रक्षा प्राचीर जानते हैं, जो राखीगढ़ी का क्षेत्र था, जो वहाँ बने थे, वहाँ प्राचीर था, चार दीवारी था, यानी रक्षा करने के लिए, यानी कि वहाँ के प्रजा के ऊपर ये कोई आक्रमण ना कर सके, कोई शत्रु राज्य आक्रमण ना करे। साथ ही साथ पशुदस्यु, जो पशु चुराने वाले हैं, पशु चोरी ना कर सकें। और चोर लुटेरे जो अब बाहर के क्षेत्रों से आते हैं वह ना आ पाए। इन सब के लिए रक्षा प्राचीर की व्यवस्था भी थी। लेकिन मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे विश्व विरासत स्थलों के नष्ट हो जाने वाले सूची में रखा है, क्योंकि राखीगढ़ी का जो क्षेत्र बना हुआ है वो इस पे खतरा मर रहा है। क्योंकि खतरा इसलिए एक नष्ट होता जा रहा है, इसलिए ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे नष्ट हो जाने के खतरे की सूची में डाल दिया है, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने। फिर आ जाते सुरकोटदा जो है, यहाँ से आपको जो स्थल प्राप्त हुआ है घोड़े की अस्थियाँ और उसके बाद विशेष प्रकार का कब्रगाह। घोड़े की अस्थि यानी घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में आप पढ़ेंगे सुरकोटदा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आपको घोड़े का साक्ष्य मिल रहा है, यानी जानकारी मिल रही घोड़ा जैसा जीव से लोग परिचित थे हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि इसकी घोड़े की अस्थियाँ से प्रमाणित हो जा रही, क्योंकि भाई अगर घोड़े की हड्डी मिल रही है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सुरकोटदा में लोगों के पास घोड़े थे, घोड़े के माध्यम से अपना कहीं दुर्गम क्षेत्र में जाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ाई करते थे। तो इन सब के लिए घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है। और विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है, यानी जो कब्र मिली है विशेष प्रकार का है। विशेष प्रकार से संदर्भ में उसमें जो दफनाने की जो क्रिया पद्धति है वो अनुकूल है, यानी कि वहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई है दफनाने के लिए, जैसे दफनाने के लिए आपको तो चाहिए एक ज़मीन चाहिए। ज़मीन जो होना चाहिए वह किसी यानी कि नगर से दूर होना चाहिए। तो सब सारे मापदंडों को पूरा करता है, यानी विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। फिर एक आ जाते हैं बनावली है, हरियाणा में ही है। ये 1973 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। आर.एस. बिष्ट ने यहाँ से मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबा के बड़ाग्र मिले हैं। यानी कि मिट्टी के खिलौने यानी हल जैसे प्रतीत होने वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जौ मिला है, यानी जौ बहुत खेती करते थे, मोटा अनाज, यानी बहुत ज़्यादा जौ का साक्ष्य मिला है यहाँ से, यानी भरपूर मात्रा में जौ की खेती होती थी। सभी जितने यानी कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है उनमें सबसे ज़्यादा जौ की खेती बनावली में होती थी। और तांबे के बड़ाग्र मिले हैं। जो तांबा नहीं होता, जो बाड़ ऐसे होता है, ऐसे बाड़ का आगे वाला नुकीला वाला भाग होता है, तो उसका आगे वाला सिरा बाड़ का वहाँ पर मिला है, तांबे का बड़ाग्र मिला है। यानी जो धनुष बाड़ आप देखते होंगे वैसे ही उसका मिला हुआ है, तांबे का बड़ाग्र।
ऐसे कुछ करके है, ताब आगे वाला सिरा वहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन एक समस्या यह है कि जल निकासी का अभाव है, यानी कि जो बनावली का क्षेत्र था, जैसे कि वहाँ बनावली वाले लोग थे, अगर वो नहाने वहाने के लिए पानी, जैसे उनके यहाँ आंगन वांगन था, नहाते थे, पानी भर आता था, क्योंकि उनके पास जल निकासी का अभाव था। पानी निकलने का कोई जैसे कि समाधान ही नहीं था। कि क्या होता था, हड़प्पा स्थल के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहाँ पर क्या होता है, नालियाँ जो है, नाली बनी है, नालियाँ मुख्य नाली मिलती हैं, घर की नाली, तो वहाँ पर, लेकिन बनावली में ऐसा सिस्टम कोई नहीं था, पानी निकल ही नहीं पाता था, तो लोगों को समस्या होती थी। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है, अगर जब पानी नहीं निकलेगा घर से तो परेशान होगा ही, क्योंकि उसमें मच्छर पनपने लगेंगे, जिसके परिणाम डेंगू चिकनगुनिया होने लगेगा, यानी बनावली लोगों को ये सब बीमारियाँ पकड़ लेंगी। क्योंकि भाई पानी बहुत ज़रूरी है, अगर पानी की अगर निकास ना हो, भाई पानी अगर बारिश में पानी हो, बारिश वाली पानी अगर इकट्ठा हो जाएगी, उसको कैसे निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, जब नाली वाली कोई है ही, उसका अभाव है। तो बनावली में ही जल निकासी का अभाव मिलता है। फिर एक स्थल आ जाता धौलावीरा। धौलावीरा की जो खोज हुई थी 1967 में हुई थी। इसकी जो है जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1967 में। इसको उत्खनन कराया था आर.एस. बिष्ट ने ही इसकी खुदाई कराया था, उत्खनन। यहाँ की सबसे बड़ा है जल संरक्षण की तकनीक मिली है। जल संरक्षण मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग की, यानी जो थे धौलावीरा, एक कच्छ के रन में, कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है गुजरात राज्य के। वहाँ पर आप सोचिए जल संरक्षण कितनी बढ़िया है। वहाँ के लोग परिचित थे जल को कैसे बचाना, जो वर्षा जल, जैसे पानी वाला जो बारिश होती थी, उसको कैसे बचाना है, पानी को भविष्य के लिए कैसे उपयोग करना है। क्योंकि कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे कि पानी का अभाव ना हो, इसके लिए वहाँ पर जो 2 नदियाँ भी हैं, मनहर और मनसन नदियाँ, जो मौसमी नदियाँ हैं, यानी कि पानी बरसा तो उसमें पानी है, नहीं सूख जाती हैं। इसीलिए जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ मौसमी नदी हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं प्राकृतिक हैं, यानी कि उसको ग्लेशियर से, यानी जो हिम पिघलते हैं वहाँ से पानी मिलता है। लेकिन धौलावीरम जो है, वहाँ पर जो मनसर और मनहर नदी है, वहाँ से मौसमी नदी है, यानी कि बारिश हुई, जितनी बारिश वही पानी उसमें रहता है, तभी लोगों को पानी मिला। अगर बारिश नहीं हुई तो नदी सूखा रहता है। तो वहाँ पर जल संरक्षण तकनीक में लोग वहाँ पर जो है तालाब खुदे हुए थे, तालाब कुएँ थे, पानी उसमें सुरक्षित रखते थे। पानी इसलिए सुरक्षित रखते थे, मान लीजिए उनको खेत भरना हुआ, पशु पक्षी को अगर प्यास लग जाती है, गाय भैंस को प्यास लग जाती है, तो आराम से जाकर जो अपना उनका तालाब बना वहाँ से जाकर पशु पक्षी पानी पी सकते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर एक तकनीक थी। वो धौलावीरा वाले जानते थे कि पानी कैसे बचाना है। ये सिर्फ जितने हड़प्पा सभ्यता का स्थल हैं उन सब में धौलावीरा जल संरक्षण की तकनीक जानता था, क्योंकि जल जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए कहा भी जाता है अगर जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह जल के कारण होगा। क्योंकि देख रहे पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन अधिकतम भौम जल दोहन के कारण यानी कि जल की कमी होती जा रही है। और हम जल को बहुत सारे जैसे अनायास ही उपयोग करते हैं। जैसे अनायास उपयोग करने के लिए जैसे हमने अपना नल खोल दिया, पानी निकल रहा है, चल रहा है, कोई नहाने गया, अगर 15 लीटर नहाना है पानी, 70-80 लीटर पानी नहा ले रहा है, पानी की बर्बादी ही है ना। और साथ ही साथ अभी ग्रामीण समाज में, गाँव में जो खेती की सिंचाई होती है नलकूप द्वारा होती है, इंजन द्वारा होती है, वहाँ परंपरागत कृषि है, यानी कि पौधे को अनाज, जड़ों को अनाज देने के बजाय पूरे खेत को ही सींच दिया जाता है। यह तरह तरह की समस्याएं हैं। और हमारे पास जो है पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब अधिकतर आप देखते हैं जैसे गर्मी का मौसम शुरुआत होता है, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब में हाहाकार मच जाता है। क्योंकि पानी कमी, तो पानी जो है वहाँ के जो नगर निगम होते हैं तो आपूर्ति कराते हैं टैंकर के माध्यम से। ऐसा समस्या हो सकती है 2050, 60, 70 तक पानी के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाए। देखिए चमत्कार कैसे होगा, कोई ऐसे थोड़ा चमत्कार हो जाए कि ईश्वर कोई अनुकंपा कर दे और पानी ना, जैसे कि पानी एकदम खूब बारिश वारिश करा दे,
लेकिन बारिश भी करा दे, हम पानी संरक्षित कहाँ रखेंगे? हमारा जो है भूमि है प्रदूषित हो चुका है। हमने इतने तो विकास के क्रम में अंधाधुंध इतना विकास कर लिए हैं, तो प्रदूषित हो गया है। यानी अगर एक तरह देखा जाए तो भौम जल प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि हम उसमें कितने कचरे का निपटान वगैरह करते हैं, तो तरह तरह की समस्या है ना। और रही बात देखिए अगर चमत्कार की, भाई अब चमत्कार बागेश्वर धाम सरकार वाले जो चमत्कार का वादा करते हैं भैया कि देखो चमत्कार कर रहे हैं, अगर भविष्य बता के वो चमत्कार करते हैं, देखिए अब बता देंगे कि इतना पानी है, भविष्य में इतना पानी रहेगा, इतने पानी की कमी हो जाएगी, ये चमत्कार करते हैं। चमत्कार का मतलब ये होता है कि अगर वो बताएं कि पानी की कमी है, पानी की समस्या दूर कर दे, समस्या दूर करने के लिए अब चमत्कार कर दे कि यानी कि मेघ गर्जना करवा दें, ये चमत्कार होता है। लेकिन आप देखेंगे, लेकिन जो चमत्कार होता है, एक चमत्कार हमारे एक ऐसा भारतीय समाज का वर्ग है जो अशिक्षित है, वह अपनी भविष्य को ही चमत्कार मान लेता है। यानी कि उसके अगर बता दो कि वह क्या कर रहा है, क्या खाया है आज, उसके विषय में बता देना, वह भी चमत्कार की श्रेणी में। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में जो इन सबको चमत्कार की श्रेणी में रख देते हैं, यही है। तो खैर बात छोड़िए बाबा बागेश्वर बाबा सरकार यानी धाम की। देखिए बागेश्वर धाम, जैसे हमारे कई दोस्तों ने पूछा भी था, बागेश्वर धाम सरकार जो है क्या चमत्कार करते हैं? अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो बोलेंगे नहीं, कोई चमत्कार नहीं करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विषय में यह बताना कि उस व्यक्ति ने क्या खाना खाया है, कल क्या पहना था, लाल रंग का कपड़ा पहना था, काला रंग का कपड़ा पहना, चश्मा लगाया था, घर में क्या समस्या है, ये बताना, ये चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग है, मन को पढ़ना। चमत्कार ये होता है कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उसको हाथ रख दिए वो दौड़ने लगा, कोई अंधा व्यक्ति है उसके आँखों पे हाथ फेर दिए, वह अंधा व्यक्ति पूरे संसार को देखने लगा, ये चमत्कार होता है। चमत्कार करना, चमत्कार ये होता है बेरोजगारी दूर करें, अशिक्षा को दूर करे, तब बेरोजगारी, तब माना जाएगा चमत्कार है। चमत्कार नहीं होता है तो लफाजी है कि किसी व्यक्ति के बता देना भविष्य को, ये सब नहीं है। इसके पास ये भी साक्ष्य नहीं है कि उनके दरबार में जितने भी व्यक्ति आते हैं कितने व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। खाली व्यक्ति आते हैं, कितने उनसे सफल हुए, लाभ पाए हैं, इसका आपको प्रमाण नहीं मिलता है। छोड़िए वो तो जाहिर सी बात है। और धौलावीरा से एक स्थल और प्राप्त हुआ है, स्टेडियम, जानते हैं स्टेडियम प्राप्त हुआ है, यानी खेल का मैदान। यानी धौलावीरा में लोग खेलते भी बहुत थे, खेल का मैदान। यानी ये अब आप सोचें क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट नहीं, उनके यहाँ भी अपना चौपड़ पासा और तरह के अपना अंतर, जैसे कि होता नहीं कि खेल खेलते रहे होंगे, अपना खेल का मैदान में कबड्डी गिल्ली डंडा यही सब अपना खेल खेलते रहे होंगे। धौलावीरा में साक्ष्य मिल रहा है। अब सोच रहे हैं जो हमारी सभ्यता को देख के लगता है हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। कहा भी नहीं जाता मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से कुछ हस्ती है, ऐसी हमारी मिटती नहीं। यानी कि सारी मिस्र की और मेसोपोटामिक सभ्यता मिट गई, लेकिन भारत सभ्यता नहीं मिटी, क्योंकि भारत की जो सारी व्यवस्थाएं आपको प्राचीन काल में दिखेंगी हड़प्पा सभ्यता में, वही के हूबहू सारी व्यवस्थाएं आपको वर्तमान में दिखेंगी। ऐसा कोई बदलाव आपको अभी वर्तमान में नहीं दिखेगा। वही सारे आपको घर की जो खिड़की और ईंट जो घर की खिड़की होती है, यहाँ सड़कों पर न खुल के पीछे ही खुलती है, ये बात तो सही है। जल निकासी प्रणाली कितनी सुंदर है, जो वहाँ भी थी कि यानी कि जो नाली पानी जो है मुख्य नाले मिल जाती है, यहाँ भी है। जो नाले पानी होते गटर से मिल जाती हैं, किसी बड़े नाले से मिल जाती हैं, यहाँ भी वही सारी व्यवस्था। सड़कें समकोर पे तब भी काट रही, अब भी काट रही हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता ने हमारे भारतीय समाज को, यानी कि हमारे भारतीय समाज को बहुत सारे सीख ऐसी दी, जीवन जीने की कला, पानी संरक्षण की तकनीक, लोगों से प्रेम करना और भेदभाव नहीं करना, ये सब सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता ने ही दिया है। ये सब हो गए स्थल के विषय में, यानी कि जितना हमने 8-10 स्थलों के विषय में जान लिया, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन गाहे बगाहे पूछता रहता है, क्योंकि अधिकतर उसका मनपसंद क्वेश्चन होता है कि कहाँ से क्या स्थल मिला, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति मिली, किस जगह से, कहाँ से अन्नागार मिला, कहाँ से स्नानागार मिला, कहाँ से तीनों प्रकार के समाधि का वो मिला है, साक्ष्य कहाँ से मिला है। और
ये यानी धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये सब प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से ये सब कंप्लीट हो गए हैं यानी स्थल के विषय में। अब कल थोड़ा से और बचा है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है। एक जिज्ञासा नहीं होती कि यार हड़प्पा सभ्यता वाले क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन सा खेल खेलते थे, क्या उनके यहाँ जो चुनाव होता था लोग चुन के जाते, जैसे हम सब सांसद को भेजते हैं पार्लियामेंट चुन के, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। फिर वो अपने व्यापार क्या करते थे, खाने पीने के लिए क्या करते थे, प्रबंध कैसे दूसरे देशों से जुड़े हुए थे, ये सब चीज़ें। और साथ ही उनका धार्मिक जीवन क्या कैसा था, यानी कि वो ईश्वर में पूजा करते थे कि तो कौन से ईश्वर की पूजा करते थे, क्या वो निर्गुण थे या सगुण थे, तो उनके यहाँ जादू टोना भूत पिशाच मानते थे नहीं मानते थे, यह सब जानकारी कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।